हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स के स्टॉक के बारे में। हम इस वीडियो में शाउट आउट देना चाहेंगे सुमित ओसवाल जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था और वो भी दो दो बार। तो हमको लगा कि इससे पहले सुमित जी गुस्सा हो जाए, तो उससे पहले हम वीडियो बना देते हैं। और आप लोग जिन्होंने बाकी स्टॉक्स के बारे में रिक्वेस्ट किया है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम आपके स्टॉक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एक्चुअली लास्ट कुछ हफ्तों में हमारे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आ चुका है और आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है लास्ट 1.5 महीनों में, हमको नहीं पता आपका धन्यवाद कैसे करें। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सब्र रखें, हम लोग आपके स्टॉक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है, पर जब भी आएगा आपको एकदम बेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा। हम हमारे चैनल में IPOs का, स्टॉक्स का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोना BLW का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। मतलब बेसिकली कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स का, सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, conventional and micro hybrid motors, BSD systems, and EV traction motors across all vehicle categories. ये कंपनी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम और कंपोनेंट्स डेवलप करती है, एज वेल एज बेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो इन शॉर्ट ये कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बहुत सारा काम करती है। इनका जो प्रोडक्ट है उनको हम दो सेगमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है ड्राइव लाइन पार्ट्स, जिनमें ये डिफरेंशियल असेंबली और गियर्स बनाते हैं, एंड सेकेंड है मोटर्स। कंपनी का डिफरेंशियल गियर्स में 8.1% का ग्लोबल मार्केट शेयर है और स्टार्टर मोटर्स में 4.2% का ग्लोबल मार्केट शेयर है। अगर हम कंपनी का मार्केट सेगमेंट मिक्स देखें तो पैसेंजर व्हीकल में 70%, कमर्शियल व्हीकल में 14%, नॉन ऑटोमोटिव में 10%, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स में 5% और सेमीकंडक्टर्स एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में 1% है। अगर अभी हम कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो बैटरी EV से इनका 28% रेवेन्यू आता है, जो कि फिनेंशियल ईयर 21 में 14% था। माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स में इनका 24% रेवेन्यू आता है, जो कि फिनेंशियल ईयर 21 में 27% था। पावर सोर्स न्यूट्रल में इनका 38% रेवेन्यू आता है, जो कि फिनेंशियल ईयर 21 में 34% था। और इंटरनल कंबशन इंजन डिपेंडेंट पार्ट्स में इनका 10% रेवेन्यू आता है, जो कि फिनेंशियल ईयर 21 में 25% था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये कंपनी अभी पूरा EV पे फोकस कर रही है और IC इंजन से अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रही है। कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, 8 वेयर हाउसेज है, 3 इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी सेंटर्स है एंड 1 टूल एंड डाई शॉप है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो USA, मेक्सिको, चाइना और इंडिया में सिचुएटेड है। अगर हम कंपनी का जियोग्राफिकल मिक्स देखें तो इंडिया में 29% है, नॉर्थ अमेरिका में 39%, यूरोप में 25%, एशिया में 6% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1% है। और अभी अगर हम देखें कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉ निसान, मारुति सुजुकी, वॉल्वो, वॉल्वो आइशर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमको कुछ बहुत ही बड़े नाम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो क्लाइंटेल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंपनी का जो 79% रेवेन्यू है वो इनके टॉप 10 कस्टमर से आते हैं। तो कंपनी का क्लाइंटेल तो बहुत स्ट्रांग है, पर हमको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव्स भी देखना होगा। अगर मान लीजिए कि कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट से इनका 79% रेवेन्यू आता है, तो अप्रॉक्स 8% का रेवेन्यू आता है एक क्लाइंट से। तो अगर कभी वो बड़ा क्लाइंट जो इनको 8% का रेवेन्यू देता है वो इनको ऑर्डर देना बंद कर देता है, तो सोना BLW के रेवेन्यू में एक बड़ा डेंट आ सकता है। फिनेंशियल ईयर 24 में अभी तक कंपनी का EV सेगमेंट से 28% रेवेन्यू आया है और ईयर ऑन ईयर 31% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के पास अभी 53 EV प्रोग्राम्स है अक्रॉस 30 डिफरेंट कस्टमर्स, जिनमें से 25 इंडिया में है, 4 एशिया में है, 17 नॉर्थ अमेरिका में है एंड 7 यूरोप में है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, कंपनी नेक्स्ट 3 साल फोकस करना चाहती है लाइट पैसेंजर, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। कंपनी का इंटेंशन यूरोपियन मार्केट्स को पेनिट्रेट करना है, जहाँ पे वो डिफरेंशियल असेंबलीज और गियर सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्राइव लाइन प्रोडक्ट्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है।
और इसके अलावा ये कंपनी चाइना में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, क्योंकि चाइना का जो ईवी मार्केट है वो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। कंपनी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जो है इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर। इसके अलावा यह कंपनी 2 सोलर पावर प्लांट भी डेवलप कर रही है, एक हरियाणा में और एक महाराष्ट्र में। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो हमने देख लिया, अभी कंपनी का फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 679 का, मार्केट कैप है 40,000 करोड़ के आसपास, स्टॉक पी चल रहा है 80, आरओसी है 22%, आरओई है 18.3%, डेट टू इक्विटी है 0.16 और पीईजी रेशियो है 2.09। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। डेट कंपनी में ना के बराबर है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। पर स्टॉक पी जो है ये हमको बहुत हायर साइड में देखने के लिए मिल रहा है। वैसे ऑटो एंसिलरी सेक्टर में पी हमको थोड़ा हायर साइड में ही देखने के लिए मिलता है, और हिस्टोरिकली इस कंपनी का जो पी है वो थोड़ा हायर साइड में ही रहा है। पर 80 का पी फिर भी किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा होता है, खास करके अगर हम मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। अभी अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ -40.4% है, 5 साल में -24.8% है, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 37.1% है और 5 साल में 34.3% है। तो सेल्स ग्रोथ तो कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। ईपीएस ग्रोथ हमको नेगेटिव में इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये कंपनी लिस्ट हुई थी जून 2021 को, मतलब लिस्ट हुए अभी 3 साल नहीं हुआ है कंपनी को। और कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब ऑब्वियसली कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बड़ा था, इसकी वजह से हमको 3 साल और 5 साल के डेटा में जो ईपीएस है उसका ग्रोथ नेगेटिव में देखने के लिए मिल रहा है। अभी करंटली कंपनी का ईपीएस ग्रोथ कैसा है वो हम जब क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे तब समझेंगे। और अगर अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो 26.4% है, जो कि अच्छा है। कंपनी का मीडियन पी है 79.9, मतलब कंपनी अभी अपने मीडियन पी पे ही चल रही है। अभी अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इनका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर बढ़ता ही रहता है। यहाँ पे अगर हम दिसंबर 2022 का सेल्स देखें वो था 675 करोड़, जो कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर में हो गया है 782 करोड़। तो सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और ये कंपनी जब से लिस्ट हुआ है तब से इसका ईपीएस जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ चुका है। अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स में हमको सेक्युलर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। एवरी ईयर कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, 26 से लेकर 28% के बीच में रहता है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ईपीएस में भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ है 34%, प्रॉफिट ग्रोथ है 38%, 3 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ है 37%, प्रॉफिट ग्रोथ है 38%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 24%, प्रॉफिट ग्रोथ है 31% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 64%। तो क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए अभी 3 साल भी नहीं हुआ है तो स्टॉक प्राइस का बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। पर अगर हम आईपीओ के टाइम से अभी तक कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट 2.5 ईयर्स में स्टॉक प्राइस सीएजीआर ऑलमोस्ट 25% से 30% निकल के आएगा। तो ओवरऑल हमको कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से अपना शेयर धीरे धीरे करके ऑफलोड कर रहे हैं। लिस्टिंग के वक्त इनका स्टेक था 67.3% का, जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में हो गया है 29.71%। मतलब प्रमोटर्स लास्ट 2.5 ईयर्स में अपना आधे से भी ज़्यादा शेयर बेच चुके हैं। पर अगर हम यहाँ पे एफआईआईज का स्टेक देखें तो एफआईआईज कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और करंटली इनका स्टेक है 32.88% और डीआईएस का स्टेक है 27.9%। और यहाँ पे हमको पब्लिक का स्टेक देखने के लिए मिल रहा है 9.51%। एफआईआईज एंड डीआईएस का बहुत ही बड़ा स्टेक है स्टॉक में, ऑलमोस्ट 60% के आसपास का। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर्स जो अपना स्टेक बेच रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही जा रहा है मोस्टली। पब्लिक का शेयर होल्डिंग लास्ट 2.5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है, पर अभी भी 10% के नीचे है। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो लास्ट 2.5 ईयर्स में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। पर इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन करने वाली बात कोई है नहीं। अभी अगर हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो हमको एक पैरेलल चैनल बनते हुए दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। इस चैनल का टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। मतलब अगर ये स्टॉक ऊपर में या नीचे में किसी भी तरह ब्रेकआउट देती है तो हमको 150 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। पर अभी स्टॉक प्राइस चैनल के एकदम बीच में है तो अभी कुछ बता पाना मुश्किल है। अगर ये स्टॉक किसी भी तरह ब्रेकआउट देती है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे।
इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। अगर आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है तो एक और चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं कि मान लीजिए जब स्टॉक प्राइस जो बॉटम ट्रेंड लाइन है वहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है तो हम वहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं अपर ट्रेंड लाइन को टारगेट मान के। बट अगेन ये स्टॉक अभी मिडिल में है तो अभी कुछ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कभी भी ट्रेड लेने लायक पोजीशन आता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। हमें इस स्टॉक में किसी भी फंड हाउस का कोई भी रिपोर्ट अभी एक्टिव नहीं मिला। अगर आप लोगों को इस स्टॉक के ऊपर किसी भी फंड हाउस का रिपोर्ट एक्टिव मिलता है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलता है तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए तो ये स्टॉक हमको बहुत पसंद आया। इसका जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही अच्छा है। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। आरओसी आरओई ठीक ठाक लेवल पे है। बट प्रॉब्लम एक ही है कि स्टॉक का पी हमको बहुत हायर साइड में देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो इसको हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं बेचते, बेचने का सोचते भी नहीं एक्चुअली। हम इसको आराम से होल्ड करते क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे या ना दे पर लॉन्ग टाइम में एक अच्छा कंपाउंडर साबित हो सकती है। तो अगर हमारे पास इस स्टॉक में पोजीशन होता तो हम बहुत ही आराम से इसको होल्ड करते और अगर हमको लगता कि कोई अच्छा स्टॉक हमको मिल रहा है जहाँ पे हमको बेहतर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा तो फिर हम इस स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो बुक करने का सोचते हैं। पर अगर हमारे पास इस स्टॉक में पोजीशन नहीं होता तो हम करंट लेवल पे इस पर एंट्री नहीं लेते। हम थोड़ा वेट करते, स्टॉक को थोड़ा वॉच करते और अगर ये स्टॉक हमको थोड़ा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलता है तो हम इसको लेने का सोचते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमको ऑटो एंसिलरी स्टॉक लेना है तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज और हैं, उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम लोग जो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर में उनको स्टडी कर लेना चाहेंगे और फिर अपना डिसीजन बनाएंगे कि हमको ऑटो एंसिलरी में कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में पूरा जो पिक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्टॉक का, इंडियन हो, यूएस स्टॉक हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड का या फिर क्रिप्टो करेंसी का किसी का भी रिव्यू करें तो वो भी आप हमको कमेंट्स में बताइए। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।